नमस्कार भाइयों, 7 बज रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने वार्ता के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इंतजार कर रहे होंगे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। आज बेटी दिवस है, तो मैं सबसे पहले देश की सभी बेटियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। बेटियों के बगैर ना तो देश उन्नति कर सकता है, ना बेटियों के बगैर कोई परिवार तरक्की कर सकता है। बेटियां जो हैं वो देश, समाज, परिवार के उत्थान में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। तो इसलिए हम लोगों को अपनी बेटियों को इतना पढ़ाना चाहिए, इतना संस्कार देना चाहिए, इतना उन्हें आत्मबल देना चाहिए कि हमारी बेटियां सिर उठाकर समाज में रह सकें और जिन बेटियों के कारण हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश उन्नति कर सके। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हम अधिवक्ता का भी दायित्व कर्तव्य है कि हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं उन्हें भी महिलाओं, बेटियों, औरतों की मान सम्मान करने, उनके साथ अच्छा व्यवहार करने, उन्हें प्रताड़ित ना करने के संबंध में समझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम लोग ये करते हैं तो बेटियों के प्रति हो रहे अपराध खत्म हो सकते हैं। हम अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा दायित्व है कि औरतों के प्रति हो रहे अपराधों में अपराधियों को समझाएं, अपराधियों को इस बात के लिए सहमत करें कि भविष्य में वो इस तरह के अपराध, घृणित अपराध ना करें। अगर उन्हें ये भी बताएं, अगर इस तरह के घृणित अपराध करने की स्थिति में उनके विरुद्ध अधिवक्ता लोग खड़े नहीं होंगे, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, जिससे कि उनमें एक डर की भावना पैदा हो और डर की भावना पैदा होने के बावजूद वो अपराध से दूर रहेंगे। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, तो मैं आज आपको बेटी दिवस होने के कारण सभी बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हर बेटी से ये उम्मीद करता हूं कि वो जंगल में शेर की तरह रहे, निडर होकर रहे, पूरा समाज उसके साथ है। इसके साथ साथ मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा। हम अधिवक्ता समाज एक बुद्धिजीवी समाज कहलाता है, तो हम लोगों का भी ये दायित्व व कर्तव्य है कि महिलाओं को मान सम्मान, इज्जत प्रदान करें। जिस देश में बेटियां कामयाब हैं, बेटियां पढ़ी लिखी हैं, जिस देश की औरत पढ़ी लिखी है, औरत सुडढ़ है, औरत संस्कारी है, वो देश तरक्की करता है। जिस देश, परिवार में, जिस समाज में औरतें पढ़ी लिखी हैं, सब हैं, संस्कारी हैं, आपने देखा उस परिवार, उस समाज के पुरुष बच्चे उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। तो हम लोगों का सबका दायित्व व कर्तव्य है कि प्रत्येक महिला के प्रति मान सम्मान रखें। महिलाओं के विरुद्ध जो हम केस कर रहे हैं उसमें पुरुष जो अभियुक्त है उसे भी इस बात के लिए समझाएं कि भाई, महिलाओं पे अत्याचार ना करो, महिलाओं को मान सम्मान दो। अगर भविष्य में इस तरह नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक भविष्य होगा और पता चला आगे आने वाले समय में हम अधिवक्ता लोग भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तो मेरे साथियों, आपको मैंने बेटी दिवस पर कुछ बातें कही हैं। मैं समझता हूँ आप लोग भी इन बातों को ग्रहण करके इन पर विचार करेंगे और जिससे भविष्य में बेटियों, औरतों पर अपराध ना हो सके और इन पर अपराध की पुनरावृत्ति ना हो। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज का समय मैंने आपको इस बात की जगह के लिए रखा था
कि हाउ टू प्रिपेयर योर केस। मेरे साथियों, मुकदमा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसीलिए आपसे वार्ता इसलिए ली कि हाउ टू प्रिपेयर योर केस। फौजदारी के केस के बारे में मैं बता रहा हूं। जब सबसे पहले आपके पास कोई मुकदमा आता है, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तो आपका दायित्व व कर्तव्य है कि आप उस मुकदमे की केस डायरी अपने पास लेते हैं। केस डायरी लेना चाहिए, और केस डायरी लेने के बाद सबसे पहले आप लोग प्रिपरेशन से पहले पूर्व क्या करेंगे, उस केस डायरी को एक बार पढ़ेंगे सरसरी रूप से, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, चौथी बार पढ़ेंगे, पांचवी बार पढ़ेंगे। जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ उसमें कमियां, कुछ त्रुटियां, कुछ पुलिस की खामियां, कुछ गवाहों के बयानों में अंतर, दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो आपको FIR देर से लिखी गई, जल्दी लिखी गई, सलाह मशवरा के बाद लिखी गई के संबंध में जानकारी हासिल होगी। गवाहों के बारे में ये जानकारी होगी, वो चांस विटनेस है, इंटरेस्टेड विटनेस है, इनमिकल विटनेस है। दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो विटनेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो विटनेस उस गांव के नहीं है, या वो इतनी दूर रहते हैं कि उस जगह पर उनका पहुंचना संभव नहीं है। जब आप चौथी बार पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसके साथ अगर चिकित्सीय केस है, चोटों का है या मर्डर का केस है, तो आप पाएंगे कि चिकित्सीय रिपोर्ट जो बनी है ये कहीं कहीं पर सस्पिशियस है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये शो कर रही है कि इस तरह से घटना नहीं हुई, इसमें कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हुआ है। पांचवें आप जब करेंगे और पूरी केस डायरी को फिर से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अगर मर्डर केस है, पंचायतनामा, चिट्ठी मजरूबी चिकित्सीय केस में, बरामदगी केस में फर्द बरामदगी, या और चीज़ों में आपको ये महसूस होगा कि अरे इसमें ये कमियां हैं, जो ये शो करता है ये सारी कार्रवाई पुलिस द्वारा क्रिएट की गई है। तो आपने केस डायरी को 5 बार पढ़ने के बाद उसके बाद आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, केस डायरी जब आपके आ जाएगा हाउ टू प्रिपेयर योर केस, सबसे पहले घटना का दिनांक व समय अंकित करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, FIR का दिनांक व समय अंकित करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिस्टेंस थाने से कितनी दूर है। उसके बाद क्या नोट करेंगे, वादी का नाम, कौन वादी है, उसके बाप का नाम, कहाँ का निवासी है, आपने ये नोट करा। उसके बाद क्या नोट करेंगे, अभियुक्तों के नाम, तो अभियुक्तों के नाम, पते, निवास। अब अगर चिंजरी का केस है तो उनके पास क्या क्या वेपन असाइन किए गए हैं, वो वेपनों को आप उसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद क्या नोट करेंगे, उसके बाद जो अगर इंजरी केस है तो आप इंजरी रिपोर्ट में क्या करेंगे, डॉक्टर ने कब एग्जामिनेशन किया, कितने बजे एग्जामिनेशन किया, कौन ब्रॉड ले गया उसे, ब्रॉड बाई सेल्फ है, ब्रॉड बाई ब्रदर है, ब्रॉड बाई होमगार्ड है, ब्रॉड बाई कांस्टेबल है, ये आपको नोट करना है ना। अब नोट करने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन कै बजे शुरू हुआ, ये आपको उसमें नोट करना है। मेडिकल एग्जामिनेशन नोट करने के बाद आप उसमें देखेंगे क्या क्या चोटें हैं, लेसरेशन है, इंसाइज वुंड है, स्टैब वुंड है, आई से बात नहीं है, पंचर्ड वुंड है, गन शॉट इंजरी है, क्या क्या है, आपको वो सारी इंजरी नोट करना है। इंजरीज की डायमेंशन नोट करना है। अब आपने इंजरी की डायमेंशन, इंजरी आपने नोट कर ली। अब नोट करने के बाद आप क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे ड्यूरेशन, डॉक्टर ने कितनी ड्यूरेशन पूर्व इंजरी नोट की है, तो ड्यूरेशन होगी ना, हाफ डे, फ्रेश, 1 डे, 1.5 डे, 2 डे, मोर देन 2 डेज, ये लिखा होगा। तो अब इसमें ये देखिए उन्होंने जो ड्यूरेशन काउंट करी है, उस ड्यूरेशन काउंट करने का आधार क्या लिखा है, कोई आधार है, अगर कोई आधार नहीं है आप उसमें कट लगाइएगा। अब आधार के लिए मैंने आपको ये बताया, मेडिकल के बारे में मैंने आपको ये बताया, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। फ्रेश इंजरी कितने समय पूर्व होती है, फ्रेश इंजरी जो है वो विदिन 6 आवर होती है। मतलब घटना, अब आप उधर काउंट करिएगा कब की घटना है,
कै बजे मेडिकल हुआ, अगर फ्रेश इंजरी है तो फ्रेश इंजरी विद इन 6 आवर जो आएगी वो इंजरी फ्रेश होगी। तो आप इस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे कि आप 4 दफ़े पढ़ चुके हैं कि वेदर ये इंजरी कार्बोरेट हो रही है या नहीं हो रही है। ज़्यादातर आप पाएंगे कार्बोरेशन नहीं है। फिर आप क्या देखिएगा, हाफ डे ओल्ड है। हाफ डे क्या है, 12 घंटे के अंदर जो चोटें पाई जाती हैं वो क्या लिखी जाएंगी, हाफ डे ओल्ड। तो आप ये देखिएगा हाफ डे ओल्ड ऑन किस बेसिस पे डॉक्टर द्वारा हाफ डे ओल्ड की गई है। अगर उसमें लिखा है 1 डे ओल्ड इंजरी अबाउट 1 डे ओल्ड, तो आप 1 डे ओल्ड का बारे में देखेंगे अबाउट 1.5 दिन पुरानी, 1.5 डे है अबाउट 2 डे पुरानी। तो ये आपको देखना है। मैंने आपको एक वीडियो मिलेगा मेडिकल के ऊपर जो मैंने पहले बताया था कि कैसे आप ड्यूरेशन काउंट करते हैं। आप ब्लड में होमोग्लोबिन होता है, होमोग्लोबिन जो है वो जब डिसइंटीग्रेट होता है तो क्या क्या होता है, आप ड्यूरेशन कैसे काउंट करेंगे, कैसे ब्राउन रंग होगा अब्रेजन का, कैसे कंट्यूजन का ब्लैक रंग होगा, कैसे नीला रंग पड़ेगा, ये मैंने सारा डिटेल से पढ़ा है। वो आप यूट्यूब पे जाइए, देखिए, वो पढ़ा हुआ है। तो उसमें आपको कि होमोग्लोबिन हर एक को पता है। फिर ये डिसइंटीग्रेट होता है, किस किस में होता है, कैसे कैसे होता है, ये आपको बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। अगर आपको मेडिकल में जानकारी नहीं है तो आप मात खा जाएंगे। अब यहाँ पे आप 2 चीज़ें और आपने देखा, कंट्यूज, लेसरेशन, ऐसे में एब्रेजन, इंसाइज वूंड, स्टैब वूंड, पंचर्ड वूंड, आपको होता है ये वूंड दिखाई देंगे। अब आपने जो लेसरेशन देखा तो लेसरेशन कितना है, कैसे है, क्या ये बाई फाल आ सकता है, या जो लेसरेशन बताया जा रहा है आपको ये मेंशन करना है जो उन्होंने लाठी डंडे से करा, लाठी के बाद चोट लगने पे लेसरेशन आ सकता है, उस लेसरेशन का क्या इम्पैक्ट होगा मेरे साथियों, इस पर आपको ध्यान देना है। ये हाउ टू प्रिपेयर मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें चार्ट बनाया। अब इसमें दूसरी चीज़ मेरे भाई और आती है, वो ये आती है कि अगर गन शॉट इंजरी है तो गन शॉट इंजरी में आपको क्या देखना है, ब्लैकनिंग, टैटूइंग, चारिंग, स्क्रॉचिंग, तो ये आपको देखना है। तो ये आपको मैंने ये भी एक बताया, फायर आर्म इंजरी में आपको मेडिकल के बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया है, वो यूट्यूब में देखिए। कितने पास से मैंने ये भी बताया, कॉन्टैक्ट वुंड जो है उसमें वुंड ऑफ एंट्री बड़ी होगी और वुंड ऑफ एग्जिट छोटा होगा। आप देखिए मैंने जो बातें बताई है ना, उसमें अगर बिल्कुल कॉन्टैक्ट वुंड होगा बॉडी से लगा के तो क्या होगा, वुंड ऑफ एंट्री बड़ा होगा, वुंड ऑफ एग्जिट छोटा होगा। कब ब्लैकनिंग होगी, कब टैटूइंग होगी, कब चारिंग होगी, कब स्कॉर्चिंग होगी, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। आप विधिक समीक्षा में देखिए, अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि इसमें डिस्टेंस कितना आ रहा है, ब्लैकनिंग है तो ये डिस्टेंस आएगा, टैटूइंग है ये डिस्टेंस आएगा, आपको स्कॉर्चिंग है ये डिस्टेंस आएगा, सिजरिंग है ये डिस्टेंस आएगा। तो ये डिस्टेंस आपको देखना है। दूसरा, फिर जब प्रोजेक्टाइल चलता है ना तो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है, आपको फिर ये देखना है 12 बोर है, 16 बोर है, 315 बोर है। आपको इन बोरों के बारे में मैंने बताया। 12 बोर के क्या है, 12 बोर के छर्रे डिस्पर्स होते हैं, तो डिस्पर्सल उसका कितने होगा, 1 फीट 1.5 फीट कितना तक होगा, ये भी आपको डिस्टेंस में ये आपको नोट करना है। जब आपने ये सारी नोट कर ली, आपने पता चला 315 बोर का कार्टेज है, 3 से 15 बोर का कार्टेज चला और वो बॉडी में लगा तो प्रोजेक्टाइल घूमता हुआ चलता है मेरे साथियों। उससे क्या, जब दूर से चलेगा पीछे की तरफ बहुत बड़ा सुराग बनाता चला जाएगा। तो मेरे साथियों, आपको इन बातों पे बहुत ज़्यादा गौर करना है। आपने ये नोट कर लिया। अब सपोज करिए आपका केस इससे रिलेटेड नहीं है, आपका केस चोरी से संबंधित है, आपका केस लूट से संबंधित है, आपका केस किसी और चीज़ से संबंधित है। अब लूट, रात की लूट है तो उसमें आपको क्या देखना है, सोर्स ऑफ लाइट। क्या सोर्स ऑफ लाइट थी जिसकी रोशनी में पहचानना बताया गया। तो अब अगर आपको ये नोट करना है सोर्स ऑफ लाइट, अब सोर्स ऑफ लाइट वो कह रहा है लालटेन जल रही थी, बिजली की रोशनी थी, बिजली जल रही थी, कमरे में बल्ब जल रहा था, ऐसे। अब आप देखिए क्या कोई फर्द बनी है, लाइट ऑफ
लाइट के सोर्स ऑफ लाइट, अगर सोर्स ऑफ लाइट की नहीं है तो उस पर लाल से गोला खींच, कल आपको जिरह में फायदा देगा। अगर आपने नाइट इंसिडेंट किया, नो सोर्स ऑफ लाइट वाज देयर, लूट चोरी हुई, तो क्या होगा, आपका मुकदमा छूटेगा ना। नाइट में कैसे रिकॉग्नाइज किया ये मैं चोरी लूट की डकैती के। अब डे लाइट का इंसिडेंट का है, अब डे लाइट इंसिडेंट में एक नोन पर्सन है विदाउट कंसीलिंग आइडेंटिटी, वो लूट कर रहा है। अब आप इस पे भी लाल निशान लगा लीजिएगा। तो आप उसके बारे में आपको ये दिमाग में लाना है, ये इतना डेस्परेट हैजर्ड है या नहीं है। अगर आदमी इतना डेस्परेट हैजर्ड है तो मुंह खोले हुए लूट कर लेगा। अगर लूट चोरी खुलेआम कर रहा है और उसकी कोई बैक हिस्ट्री नहीं है, इट मीन्स द स्टोरी व्हाटसएवर इज क्रिएटेड बाय द प्रोसिक्यूशन इज टोटली फॉल्स। मैं वो अभी बताऊंगा मैं ये, मगर ये आपको नोट करना है। अब नोट करने के बाद फर्द बरामदगी, किसी से बरामदगी के बारे में आया, यही तो मैं प्रिपरेशन के बारे में। फर्द बरामदगी के बारे में मेरे भाई क्या देखेंगे, जब फर्द बरामदगी आपको है, मैंने फर्द बरामदगी का आपको 4 दिन बताया। अब फर्द बरामदगी में उसके पास से कुछ भी बरामद हो रहा है तो आप फर्द के देखेंगे, फर्द की प्रिपरेशन कैसे हुई, क्या फर्द अकॉर्डिंग टू 103 165 तैयार है, क्या फर्द में 2 जनता के गवाह हैं, क्या 50 की कंप्लायंस की गई है, क्या और कमियां। जो फर्द है, फर्द कब पूरी होती है मैंने आपको बताया, फर्द जब पूरी होती है जब गवाहों के दस्तखत हो जाते हैं, अभियुक्त के दस्तखत हो जाते हैं, तब पूरी होती है। अगर ये नहीं है तो आप वहाँ भी निशान लगा लीजिए। मतलब इस पॉइंट को आपको हिट करना। अगर उसके नीचे मुलजिम, फर्द की नकल मुलजिम को दी गई, वो इनके कहने पर इसे दी गई, अगर इस तरह है तो उसे भी आप जिरह कर लें। मतलब इन पॉइंटों को आपको हिट करना है मेरे भाई, समझ गए। 25 आर्म्स एक्ट के है, 25 आर्म्स एक्ट के बारे में आपको फर्द देखना है। ज्वाइंट रिकवरी मेमो तो नहीं है, ज़्यादातर ज्वाइंट रिकवरी मेमो आप उस पर निशान लगा लीजिए, ये ज्वाइंट रिकवरी मेमो। ज्वाइंट रिकवरी मेमो मैंने आपको बताया नॉट परमिसिबल, नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, 100% आपका एक्यूटल होगा। नन्ना वर्सेस स्टेट 2013 हाई कोर्ट आप नोट कर लीजिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आपको कलम पेंसिल कागज लेके बैठिए, तब आप प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर इस तरह का केस है तो आपने वहाँ पे भी लाइन खेल लिया। मतलब 1 दिन का आपका समय है ये पूरा प्रिपरेशन। अब मेरे साथियों, आपने ये चीज़ें देख ली। अब सपोज करिए मारपीट का मामला है, 324 का है, 307 है, यही 2 तरह के तो है चोरी इसके। अब इनमें आपको क्या देखना है कि जो विटनेसेस करे गए हैं वो विटनेसेस उससे पूछे रिलेटेड हैं, जो कंप्लेनेंट है, वो विटनेसेस जो एक्यूज हैं उनके एनिमिकल हैं, वो विटनेसेस क्या चांस विटनेसेस हैं, उन विटनेसेस की लोकेशन कहाँ पर है, उनके घर कहाँ पर हैं, उनकी मौजूदगी वहाँ पर हो सकती है। इस बारे में आप कैटेगराइज करिएगा। एक तो विटनेस क्या होगा, चांस विटनेस। जो विटनेस वहाँ नहीं रहता है वो क्या कहलाएगा, चांस विटनेस। तो आप उसे चांस विटनेस पे लिख के डाल दीजिएगा। एनिमिकल, आपसे कोई दुश्मनी है, पूर्व में गन्ने की मारपीट होगी, कुछ भी मारपीट हो गई, तो आपने वो आपसे एनिमिकल है ना। वो तीसरा, उसका कोई भाई भतीजा है तो कहे में आएगा इंटरेस्टेड विटनेस, आप उसमें लिख लीजिएगा, ये इस कैटेगरी में आ रहा है। एक इंडिपेंडेंट विटनेस होता है। इंडिपेंडेंट विटनेस वो है ना तो वो आपसे रिलेटेड है ना वो वादी पक्ष से रिलेटेड है, तो वो आपके खिलाफ क्यों गवाही दे रहा है, आपको इससे मीट आउट करना है। तीसरी बात, आपको जहाँ पे भी घटना हुई उस घटना के आस पड़ोस क्या लोकेशन है, किन किन के घर हैं, कौन कौन लोगों की प्रेजेंस वहाँ कर सकते हैं, आप अपने एक्यूज से पूछिएगा ना, क्या वास्तव में इंसिडेंट इस तरह हुआ या नहीं हुआ, या इंसिडेंट कुछ बदला गया। ज़्यादातर इंसिडेंट बदले जाते हैं, अपनी सुविधा अनुसार लाए जाते हैं। तो जब आपने वो प्लेस ऑफ इंसिडेंट में जिन लोगों की मौजूदगी के बारे में है ना, उनसे पूछेगा। जो वहाँ के इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं जिनके घर हैं वो गवाह नहीं है, आप उनसे पूछेंगे क्यों नहीं गवाह, ये झूठे गवाही की वजह से गवाह नहीं है, तो आपने ये चीज़ बता। अब वहाँ पे आप क्या चीज़ें देखेगा, प्लेस ऑफ इंसिडेंट, घटना स्थल कहाँ है, तो ये मारपीट के मुकदमे में घटना स्थल कहाँ का है, तो इस घटना स्थल के बारे में आप अपने दिमाग में चीज़ बनाइएगा। सपोज करिए नथुलाल की मेड़ है, तो आपको दिमाग में लाना है नथुलाल की मेड़ का, तो नथुलाल के 6
मेड़े बना देनी है। आपको एग्जैक्ट प्लेस ऑफ इंसिडेंट किसे प्रूव करना है? एग्जैक्ट प्लेस ऑफ इंसिडेंट ट्रांसड्यूशन को प्रूव करना, आपको नहीं प्रूव करना। तो मेरे भाई ये बात समझ गए। अगर यही लूट का है, डकैती का है, पहले जो चलता था कि 2 किलोमीटर के अंदर मुंह खोल के आदमी चोरी नहीं करेगा, डकैती नहीं करेगा, मगर अब उसका उल्टा हो गया है। जट क्रिमिनल जो भी है वो कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि ये व्यक्ति वो क्यों इम्प्लीकेट करा गया, आपको क्यों इम्प्लीकेट करा गया। उस इम्प्लीकेशन के बारे में आपको एक थ्योरी डेवलप करनी है। विदाउट एनी थ्योरी, अब ये नहीं है कि जो थ्योरी आपको डेवलप करनी है, क्यों आपको इम्प्लीकेशन किया गया। दूसरी चीज, आपके पास से बरामदगी जो दिखाई गई है, तो वो बरामदगी प्लांटेशन है। वही मैंने कहा, अगर वंस आपने एक बार फर्द को सस्पिशियस कर दिया, फर्द थाने पे बैठ के तैयार हुई, तो सारी चीज सस्पिशियस होगा, आपकी अरेस्ट सस्पिशियस होगी, फर्द बरामदगी अरेस्ट सस्पिशियस होगी, और आपके पास से जो कथित रिकवरी है वो भी सस्पिशियस होगी। वंस द रिकवरी सस्पिशियस, कन्विक्शन कैन नॉट बी सस्टेन। ये बेसिक चीजें हैं, ये मैंने आपको बताया। अब रात्रि इंसिडेंट के बारे में, अगर सोर्स ऑफ फ्लाइट नहीं है, आपको तमाम रूलिंग है दुर्बल वर्सेस स्टेट। अगर सोर्स ऑफ फ्लाइट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सोर्स ऑफ फ्लाइट की फर्द नहीं बन रही है, तो आपको बेनिफिशियल है। आप बाद में अभी कुछ अटैक आप पहले तैयार कर लीजिएगा। ये जिरह किससे करिएगा, ये जब गवाह आएगा ना, अभी तो आप तैयार करके रेड मार्का वो करिएगा जो माइनस पॉइंट, जो आपको गेन करेंगे, जो आपको फायदा पहुंचाएंगे। अब तीसरी चीज आपको बता रहा, अराइवल ऑफ द पुलिस एट स्पॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए आप जीडी देखिएगा, केस डायरी मैंने क्या कहा, उसमें जीडी इंदिराज है। जीडी इंदिराज क्या होगा, जीडी इंदिराज में 2 बातें आपको देखनी है। वो 2 बातें क्या देखते, एक तो अगर चुटैल हुआ, चुटैल को किस जीडी के तहत कब भेजा गया, ये आप एक जगह लिख लेंगे। दूसरा है किस जीडी के तहत पुलिस बल किस किस के साथ कै बजे गया, ये जीडी यहाँ पे महत्वपूर्ण आती है। तो आप जीडी से देख लेंगे। क्यों 114 एविडेंस एक्ट मैंने आपको बताया, तो 114 एविडेंस एक्ट में जीडी सही मानी जाती है। मगर आपको जब ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दीजिएगा ना, तो जीडी रोक कर सारी कार्रवाई की गई। इसमें जस्टिस बीरेन सरन की इत्तला मैं आपको दूंगा कि पुलिस क्या करती है, जीडी रोक के सारी कार्रवाई करती है। तो जीडी रोकने का मैं जो आपको बता रहा हूँ, जीडी का आप देखेंगे तो इस जीडी के बारे में, मौके पर पुलिस के पहुंचने के बारे में, अब हर एक चीज में आता है मेरे भाई। ये तो सारा आपने नोट कर लिया। रिकवरी के जो विटनेसेस थे उनके नोट कर लिए, कहाँ के हैं क्या है। अब रिकवरी के कभी कभी विटनेस होते हैं वो आपके एनिमिकल हैं, वो आपसे दुश्मनी रखते हैं और उन्हें पुलिस गवाह बना लेती है। तो आप उनसे दुश्मनी आप अपने क्लाइंट से पूछ के ना, आप ऑन बिहाफ ऑफ किसके कर रहे हैं, क्लाइंट के कर रहे हैं ना, तो क्लाइंट से सारी पूछ के ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे। अगर ये आपने पेपर पे नोट डाउन करा तो उसके बाद क्या होगा, तो भाई आपको मुकदमा बहुत आसान, हाउ टू क्रॉस एग्जामिन वंस यू प्रिपेयर द केस। और प्रिपरेशन के बाद क्या होगा, अब आपको 2 चीजें और देखनी है मेरे भाइयों। आपने ये सारा प्रिपेयर कर लिया, प्रिपेयर करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट यू गो, आप फाइल का मुआयना करिए। फाइल का मुआयना करने के बाद आप उसमें देखिए चार्ज किस किस सेक्शन का, किस किस तारीख का, किस समय का बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 210, 11, 12, 13 में जो चार्ज बेट आउट होता है, वो चार्ज में इस तारीख को इस समय ये घटना कारित की। आप प्रोसिक्यूशन वही एविडेंस लाएगा और आपको उसके विपरीत अगर उस तारीख, उस समय, उस स्थान पर घटना नहीं प्रोसिक्यूशन सिद्ध कर पाता है, आप उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका एक्यूटल होगा। चार्ज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे साथियों फौजदारी की वकालत में। आपको सबसे पहले चार्ज को देखना है, क्या चार्ज लगाया गया, आरोप जिसे कहते हैं, कहाँ, किस जगह, किस वो, तो ये आरोप वाली बात आप भी नोट कर लीजिएगा। अब मेरे भाइयों, आपके पास आपकी किस तारीख को गवाहों के बयान अंकित करे गए, किस तारीख को 164 का बयान अंकित किया गया, जो डिले बयानों की है 161 डिले करा गया, उसकी वजह करिएगा। अगर डिले 161 दर्ज किया गया है तो जिरह में आप पूछेंगे ये इसलिए करा गया, ये सब्सिक्वेंट बाद में
गवाह बनाया गया, मौके पे उसकी उपस्थिति करिएगा, वो मैं अभी आगे जिरे में आपको बताऊंगा। अगर ये डिले में 161 दर्ज किया गया, मौके पे दरोगा जी उसी दिन पहुंच जाते हैं, मौके पे उसी दिन सारे लोग मौजूद होते हैं, मगर 10 दिन बाद गवाहों के बयान अंकित किए जा रहे हैं, उनका 161 दर्ज किया जा रहा है, तो ये आप दर्ज किएगा। अब जो गवाहों का 161 है वो आप अपने दिमाग में रखिए। क्यों? आप जो उसका कोर्ट में बयान होगा, आपका जो उसका बयान 161 का है, फर्स्ट टाइम इन कोर्ट जो स्टेटमेंट होगा, आप उसे कन्फ्रंट और कंट्राडिक्ट के लिए तैयार रहिए। अगर आप किसी गवाह का जो बयान 161 का है, जो बयान न्यायालय में फर्स्ट टाइम कोर्ट सरकारी वकील करा रहा है, तो आप कन्फ्रंट कंट्राडिक्ट करते हैं मेरे भाइयों। तो कैसे कन्फ्रंट? कि जो न्यायालय में आज आपने बयान दिया है, आज से पहले ये बयान क्या दरोगा जी को दिया था? अब वो कहेगा दिया था, तुरंत 161 हो जाए। आपके 161 के बयानों में नहीं लिखा है तो आप इसकी वजह नहीं बता सकते, तो कहेगा हाँ नहीं बता सकते। ऐसा तो नहीं ये न्यायालय में आप प्रथम बार सरकारी वकील के कहने से बयान दे रहे हैं, तो कहेगा ऐसा नहीं। देखिए, हमारा कहना है मुकदमे में बल देने के लिए प्रथम बार घटना के इतने दिन के बाद सरकारी वकील व वादी के वकील के कहने पर यह आपने बयान दिया है। आपकी दरोगा जी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, दरोगा जी आपके दुश्मन तो नहीं थे, दरोगा जी ने आपके बयान अंकित किए। अब वो कहेगा हाँ अंकित किया नहीं, दरोगा जी ने जो ये बयान अंकित किया ये गलत किया, तो कहेगा गलत किया। भाई अब एक चीज यहीं पे आपको बता दें कि अगर दरोगा जी ने जो बयान लिया है और गवाह उसके विपरीत न्यायालय में बयान दे रहा है और आपने कन्फ्रंट कंट्राडिक्ट कर दिया, जो उसने न्यायालय में बयान दिया वो बयान मेरे भाइयों 161 में नहीं है, तो पढ़ा नहीं जाएगा। आपको ये पता है? मुख्तार अहमद अंसारी वर्सेस एनसीईआरटी 2000, मुख्तार अहमद अंसारी वर्सेस एनसीईआरटी सुप्रीम कोर्ट, यह है 1994। जावेद मसूद वर्सेस स्टेट राजस्थान सुप्रीम कोर्ट, यह है 2000 की। अभी अपने इलाहाबाद में इन्हीं दो रूलिंगों पे रिलाई प्लेस करके दी है, राजा राम वर्सेस स्टेट 2018 में, जिसमें कहा है कि अगर गवाह ने फर्स्ट टाइम इन कोर्ट में कोई बयान दिया है और वो बयान 161 में नहीं है और वकील द्वारा उसे कन्फ्रंट और कंट्राडिक्ट कराया गया है, तो वो बयान साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। दैट एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस, और इसमें मुकदमे छूटे। तो आप समझिए। दूसरी चीज मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अब आपको मैंने ये ब्रीफ बताया, आपने ये ब्रीफ को अच्छी तरह, अब हर मुकदमे के 5-6 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? हर केस का पहला पार्ट है मोटिव। बगैर मोटिव ना तो कोई अपराध होता है, ना बगैर मोटिव किसी को इम्प्लीकेट किया जाता है। जो बगैर मोटिव इम्प्लीकेट नहीं किया जाता है, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ी बात है कि मोटिव सबसे बड़ी अहमियत रखती है। और मोटिव की अहमियत जो है, आप ये देखिए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केस में बहुत ज़्यादा है। डायरेक्ट एविडेंस में मोटिव पीछे चला जाता है, मगर मोटिव तो फॉल्स इम्प्लीकेशन का। तो सबसे पहला आप इसके नीचे एक आधार बनाएंगे, मोटिव फॉर फॉल्स इम्प्लीकेशन। व्हाट इज द मोटिव फॉर फॉल्स इम्प्लीकेशन, आप करिएगा। दूसरा होता है FIR। इन एवरी क्रिमिनल केस FIR इज द बेस ऑफ द केस। Once FIR is suspicious, then whole case is suspicious and no reliance can be placed on such FIR. तो आपको हर हालत में क्रिमिनल केस में FIR को सस्पिशियस बनाना, यह आपकी काबिलियत है, यह आपकी जिरह है, यह महत्वपूर्ण है। तो जब FIR कैसे सस्पिशियस? FIR was lodged after arrival of the police with consultation and deliberation. FIR was lodged after consultation, तो FIR वो हो जाएगी। FIR was lodged after gathering of a large person, तब आपको बताएं ये FIR सस्पिशियस हो गया। FIR was lodged after medical examination of the person, तब ये FIR सस्पिशियस हो गया। FIR was lodged after preparation of the inquest report, ये सस्पिशियस हो जाएगा। FIR was lodged after recovery of the things, तब ये सस्पिशियस हो जाएगी। तब आपको ये जो बातें हैं मेरे भाई, तो FIR को कैसे सस्पिशियस किया जाएगा, किस तरह करना है। वंस आपने FIR को सस्पिशियस कर दिया तो आप मुकदमा जीत गए। फौजदारी के मुकदमे में सबसे बड़ा क्या, इन एवरी क्रिमिनल केस FIR इज द फाउंडेशन ऑफ द केस
Once FIR is suspicious, then whole case is suspicious and no reliance can be placed on such FIRs. You are well acquainted with this fact, आपको ये जानकारी होगी। तो दूसरा पॉइंट FIR का। तीसरा क्या आता है मेरे भाई? तीसरा आता है मेडिकल वर्सेस ऑक्यूलर। आपने चिकित्सीय साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य में भिन्नता अगर कर दी, चोट लगी है चाकू की, आपने कह दिया वो चोट लगी है बल्लम की, इट मीन्स नोबडी वाज देयर, नोबडी सॉ द इंसिडेंट। मेडिकल एविडेंस में दिखा दिया कि इंसिडेंट आपको हुआ 2 बजे का, डॉक्टर कह रहा है इंसिडेंट आपने कहलवा दिया रात के 2 बजे का, गवाह कह रहे हैं इंसिडेंट हुआ 8 बजे। इट मीन्स कि मेडिकल एविडेंस का कार्बोरेशन नहीं है। तो मेडिकल एविडेंस, डॉक्टर के एविडेंस को रिलाई ज़्यादा किया जाएगा बनिस्बत आई विटनेस अकाउंट का। वो इंटरेस्टेड हो सकता है, एनिमिकल हो सकता है। तो मेरे भाई ये बात आप समझ गए। तीसरी बात, अब आता है प्लेस ऑफ इंसिडेंट। In every case, it is the duty of the prosecution to prove the exact place of incident. अगर आपने place of incident को shift कर दिया, place of incident को हटा दिया, तो ये शो करता है कि place of incident पर कोई घटना घटित नहीं हुई। अगर place of incident पे घटना घटित नहीं हुई तो फायदा किसे आपको मिलेगा? बहुत सी सेवरल रूलिंग्स हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, जो कि इस बात को कहते हैं कि place of incident को आपने शिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या आता है मेरे भाइयों? इसके बाद आता है विटनेस, चांस विटनेस है। आपने विटनेस की प्रेजेंस एट स्पॉट सस्पिशियस कर दी कि बाई चांस वो वहां पहुंचा और वो दुश्मनी की वजह से यहाँ आया, तब आप करिएगा चांस विटनेस। क्या होगा? एनिमिकल विटनेस। अगर एनिमिटी वाला है, आपको ऐसी एनिमिटी क्रिएट करना है, एनिमिकल है, उस विटनेस को आपने एनिमिकल बता दिया, उसकी प्रेजेंस डाउटफुल कर दी, तो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, डे लाइट इंसिडेंट है, सो मेनी पर्सन्स वर देयर बट नॉट अ सिंगल विटनेस कम फॉरवर्ड टू से एनीथिंग, तो क्या हो जाएगा? सस्पिशियस हो जाएगा ईच एंड एवरी सर्कमस्टांस। अब मेरे भाइयों, ये तो मैंने आपको बताया। दूसरा आपको क्या बताया? प्रेजेंस ऑफ विटनेस। प्रेजेंस, अब विटनेस कह रहा है मैं घटना स्थल के पूरब में था, सब्सिक्वेंट आपने उस विटनेस को घटना स्थल के उत्तर में कर दिया। इट मीन्स वो विटनेस शिफ्ट हो गया, उसकी प्रेजेंस वहां नहीं है। एक बार प्रेजेंस ऑफ विटनेस सस्पिशियस हो गया, फिर क्या होगा? कन्विक्शन कैन नॉट बी सस्टेन। तो ये आपके सामने। अब इसी में 2 बात और, क्या मैं थोड़ी सी बात आपको परिस्थिति जन साक्ष्य, परिस्थिति जन साक्ष्य 5 गोल्डन प्रिंसिपल इनोमरेट किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे पहला है मोटिव। परिस्थिति जन साक्ष्य में मोटिव जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है? लास्ट सीन, अंतिम बार देखे जाना, चाहे वो 364 हो, चाहे 302 हो, लास्ट बार अभियुक्त और वादी एक साथ दिखाई दिए हो, अभियुक्त मृतक एक साथ दिखाई दिए हो, उनका गैप इतना कम हो, तो लास्ट सीन के एविडेंस। उसके बाद क्या होता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कर रहा है, जुर्म इकबाली कर रहा है, वो महत्वपूर्ण है। आपको देखिए वो किसके सामने कर रहा है, क्यों कर रहा है। पुलिस के सामने अगर कन्फेशन है, नहीं माया है, मगर यहीं पे पुलिस के सामने अगर 27 की रिकवरी है, तो वो महत्वपूर्ण होगी। रिकवरी डिस्कवरी 27 की रिकवरी ऑन द स्टांस ऑफ द अक्यूज। कोई रिकवरी होती है जो हत्या से संबंधित है, और वो हत्या से संबंधित को आप नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो आपको सजा हो जाएगी। उसके बाद होता है एनी अदर सर्कमस्टांस विच कनेक्ट द अक्यूज विद द क्राइम। ऐसी परिस्थितियां जो अभियुक्त को मुलजिम बनाते हैं, परिस्थितियां जो है उन्हें घेरती हैं। तो मेरे साथियों, आपको एक बात आता, एक आदमी झूठ बोल सकता है मगर हालात नहीं। आज इतने ही। मैं समझता हूँ आप लोगों ने कॉपी पेंसिल काफ़ी सीखा होगा। अगली बार मैं आपसे फिर मिलता हूँ। नमस्कार। इतना आप याद रखिएगा सर। हाँ बोलो भाई, बैठो बैठो, खुश रहो, बैठो। हाँ, यहाँ तो जो है गाली सुनने को आशीर्वाद माना